एनसीईआरटी 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 पढ़ते हम सब हैं, बट सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के 97, 98, 99% तक मार्क्स आते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में हर एक कॉर्नर रिवाइज करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो खत्म होती चले जाना फ्री वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे, जहां नोट्स, क्विज, वर्कशीट्स एंड सैंपल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। पावर शेयरिंग, क्या हाल पढ़ ले गैंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच या स्टेट्स के बीच, एरियाज के बीच, जिससे कंट्री अच्छी तरीके से चल सके। पहला टॉपिक है अपने इस चैप्टर का बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, जहां पर बस थोड़े बहुत परसेंटेजेस हमें देखने ध्यान से। सबसे पहली चीज इस चैप्टर में क्या की गई है, ये 3 लाइन में क्या दिखाया गया है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि यहां पे किया गया है कंपैरिजन। जो मैंने यहां पर देखो, सिर्फ हम एनसीईआरटी नहीं देख रहे हैं, बल्कि यहां पर बगल में व्हाइट बोर्ड में मैंने कई सारी ट्रिक्स तुम्हारे लिए लिख रखी हैं कि बहुत एक एक वर्ड से तुम्हें सारे के सारे आंसर याद हो जाएं। देखो, हरियाणा क्या है, एक स्टेट है, हम सबको पता है इंडिया में एक स्टेट है, बिल्कुल दूध दही और मक्खन वाला स्टेट, तो वो एक स्टेट है। बट बेल्जियम एक पूरी कंट्री है यूरोप के अंदर। फिर भी बेल्जियम एरिया वाइज भी हरियाणा से कम है और पॉपुलेशन वाइज तो हाफ है। बेल्जियम में है 1 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ, वहीं हरियाणा में रहते हैं 2 करोड़ लोग। चलो, ये कंपैरिजन हमने देख लिया। फिर अब नेक्स्ट हमें देखना है ये नीचे वाली लाइंस में कि कितनी ज्यादा कंट्रीज से घिरा हुआ है अपना, कौन सी कंट्री, इसकी बात हो रही है यार, बेल्जियम की। बेल्जियम के बगल बगल कौन सी कंट्रीज हैं, तो FNGL, कौन कौन सी, फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मन एंड लग्जमबर्ग। इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, देखो ऐसा एक बनाओ, 1 2 3 4 ऐसा करके एक बना लो। फिर यहां पे लिख लिया फ्रांस, FNGL, फ्रांस, नेदरलैंड, और तो और कौन, अपना जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये चारों किसको अगल बगल है, किसके अगल बगल, अपने बीच वाले कंट्री जिसकी बात हो रही है यार, बेल्जियम के अगल बगल। ठीक है, अब इट हैज अ पॉपुलेशन, जो वही नीचे लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जो हाफ है किसकी, हाफ ऑफ हरियाणा। अब नेक्स्ट जहां बढ़ते हैं हम, दी एथनिक कॉम्पोजिशन। अब एथनिक कॉम्पोजिशन आगे बढ़ने से पहले हम एक एक वर्ड को देखने वाले हैं। एथनिक वर्ड की मीनिंग देख लो यार, ये नीचे ग्लॉसरी, जितने भी याद रखना एनसीईआरटी में ग्लॉसरी वाले वर्ड्स दिए हैं, यानी वर्ड मीनिंग जितनी दी हुई है वो तो तुम्हें आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि ये कई बार आती है एग्जाम में। देखो, एथनिक का मतलब है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जैसे 2 पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो है हिंदू और मुस्लिम, H और M मैंने लिखा है। अब ये 2 पॉपुलेशन कैसे है, शेयर्ड कल्चर के बीच है। हिंदू अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं और मुस्लिम्स अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो क्या है, शेयर्ड कल्चर है कि हिंदू अलग कल्चर शेयर करते हैं सारे लोग, और मुस्लिम्स अपना एक अलग कल्चर सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं। तो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन दियर कॉमन डिसेंट, कि वो एक कॉमन डिसेंट है, कॉमन डिसेंट उनका हुआ है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर, और बोथ, या तो फिजिकल टाइप सेम होगा या तो कल्चर सेम होगा या तो दोनों ही सेम होगा। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। यहां पर रिलीजन और नेशनैलिटी की कोई बात नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है, या तो उसका फिजिकल टाइप सेम होगा या कल्चर, या तो दोनों सेम होगा। ये पूरी डेफिनेशन वेरी शॉर्ट में आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथनिक, तो ये पूरा तुम्हें लिखना होगा। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने देख लिया एथनिक का मीनिंग, और आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है ये समझो ध्यान से, कि दी एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है। क्या कॉम्प्लेक्स है यार, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, ये है पूरी पूरी कंट्री का मैप, ये तो तुम देख रहे हो ना, ये है अपनी पूरी कंट्री का मैप। अब इस कंट्री में देखो क्या चल रहा है कि पूरी की पूरी कंट्री में तो ये हाल है कि 2 लैंग्वेज वाले होते हैं, मेनली 2 लैंग्वेज बोलने वाले हैं इस कंट्री में। एक F यानी कि फ्रेंच, जो काफी कम है, काफी कम लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। कहां पर, ये मैं बात कर रहा हूं कंट्री की, पूरे कंट्री में। और डच बोलने वाले काफी ज्यादा लोग हैं, डच काफी ज्यादा लोग बोल रहे हैं इन कंट्री, यहां हम बात कर रहे हैं कंट्री की। बट जब हम इसी कंट्री के, बेल्जियम के कैपिटल में जाते हैं, ये ऑरेंज एरिया है ना, ये है इसका कैपिटल, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। यहां पर सीन पूरा उल्टा हो गया यार, बिल्कुल यूनो रिवर्स कार्ड हो गया। कैसे, यहां पर फ्रेंच ज्यादा बोल रहे हैं और डच कम। देन पूरी कंट्री में 1% लोग इस साइड पे, ये जो ऐसा डिजाइन बना है ना, पैटर्न, ये जो पूरा पैटर्न बना है, ये वाला, ये पैटर्न पे जितनी कम पॉपुलेशन है, सिर्फ ये 1%, मात्र 1% पॉपुलेशन बोल रही है जर्मन। आओ परसेंटेज वाइज पूरा सीन समझ लेते हैं यार कि क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले ध्यान से समझो कि कंट्री में क्या चल रहा है, पूरी कंट्री का देखो।
59% population lives in the Flemish region and speaks Dutch language. 40% lives in Wallonia region and speak French. अब ये वलोनिया और फ्लेमिश कहां से आ गया? अरे सुनो, जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं ना कि ऊपर नॉर्थ इंडिया नीचे साउथ इंडिया, यहां पर देखो बेल्जियम के अंदर हम बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है, ऊपर ये जो येलो रीजन है, ये क्या है? येलो रीजन है अपना फ्लेमिश रीजन, जहां पर क्या बोलते हैं? डच। ठीक है, एनडी याद कर लो कि नॉर्थ में क्या बोल रहे हैं? डच, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस एरिया का नाम क्या है? फ्लेमिश रीजन। ये नाम है इसका, फ्लेमिश रीजन। ये देखो यहां नीचे लिखा हुआ है कि येलो से है फ्लेमिश रीजन, फिर उसके नीचे ये रेड वाला है, ये क्या है? वल्लून रीजन, और इसके बाद इधर साइड है जर्मन स्पीकिंग रीजन। तो 59% लोग बोल रहे हैं मेजर लैंग्वेज यहां पूरे कंट्री में कौन सी? फ्लेमिश रीजन में डच लैंग्वेज, और 40% बोल रहे हैं वलोनिया रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज, और जो 1% बच गया जो मैंने दिखाया साइड में, वो बोलते हैं जर्मन। बट ये तो था पूरी कंट्री का, मैंने बताया ना। कैपिटल में सीन उल्टा है। तो कैपिटल में यार सिंपल सा रेशियो है 80-20 का, कि 80% बोल रहे हैं फ्रेंच और 20% डच। फिर अब देखो, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये तो कंट्री की बात है, पूरे कंट्री में हम देख रहे हैं, तो पूरे कंट्री में कौन कम है? माइनॉरिटी कौन सी है? फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री। ठीक है, अरे यार देखो ना, 59% लोग डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो ये कम हुए ना फ्रेंच वाले। ये फ्रेंच वाले कम हैं बट रिच हैं, पावरफुल हैं। वही मैंने यहां पे लिख रखा है, ये देखो, यहां पे देखो, जो फ्रेंच बोलते हैं पॉपुलेशन में कम है बट ये काफी अमीर है, पैसा इनके पास है। डच वाले ज्यादा हैं, ये कितने हैं? 59%, और ये कितने हैं? 40%। ये कम है बट पैसा ज्यादा है, और ये ज्यादा पॉपुलेशन में है बट पैसा इनके पास कम है। देखो यही बात यहां पे लिखी हुई है। फिर आगे आ जाओ, आगे हम बात करेंगे एंड एजुकेशन ऑल्सो, सिर्फ पैसा नहीं, एजुकेशन में भी डिफरेंस है दोनों के। चलो, दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब इस जो डिफरेंस आ गया, इसके डिफरेंस की वजह से यार काफी बवाल होता है भाई। घर वाली लड़ाइयां नहीं होती जो तुम्हारे घर में होती हैं, ये पूरे कंट्री में लड़ाई हो रही है। तो बहुत सीरियस टेंशन आ गई थी 1950s और 1916 के बीच, 1960 के बीच, इस ईयर्स में बहुत बड़ी टेंशन आ गई। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये हम आगे देखेंगे। द टेंशन बिटवीन द कम्युनिटीज वॉज मोर अक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। देखो कंट्री में तो बवाल था ही, बट ब्रुसेल्स में भी अलग बवाल था। क्यों? मैंने बताया, क्योंकि यहां पर उल्टा चल रहा है, यहां पर 80-20 का रेशियो है। इसलिए क्योंकि जो डच स्पीकिंग कंट्री मेजॉरिटी है कंट्री में, वही डच स्पीकिंग पॉपुलेशन माइनॉरिटी है कैपिटल में। यहां 80% बोल रहे थे फ्रेंच और 20% डच। बहुत सिंपल सी चीज है यार, बस इसको याद रखना ध्यान से, इस अपने परसेंटेज वाले चीज को। अब ये हमने केस समझ लिया है, कॉम्पोजिशन समझ लिया है, कहां का? ये देख लो, यहां पे हमने समझा बेल्जियम को। अब हम अपने पड़ोसी, अरे अपने नीचे जो रहता है यार, श्रीलंका, श्रीलंका की बात कर लेते हैं। आओ चलो, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन का मतलब तुम सबको पता है, आइलैंड की तो बात तुम्हें पता ही होगी, खासकर तब से जब से तुम्हें पता चला कि जैकलिन फर्नांडिस भी श्रीलंका से है। तो हाँ, श्रीलंका में आइलैंड नेशन ये है इसलिए क्योंकि वाटर के बगल बगल है, वाटर उसके अगल बगल है। चलो, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से समझो कि इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। तमिलनाडु के पास में ही है अपना श्रीलंका, वहां पे 2 करोड़ लोग रहते हैं, जो सेम पॉपुलेशन है हरियाणा जितनी। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहां पर भी अब देखो परसेंटेज समझना होगा हमें, यहां पर परसेंटेज ध्यान से समझो। सिन्हाला 2 स्पीकर्स हैं यहां पर भी, वहां पर 2 थे डच और फ्रेंच, यहां पर 2 है सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर। 74% है अपने सिन्हाला स्पीकर, 18% है तमिल स्पीकर। इसको मैंने यहां व्हाइट बोर्ड पे ध्यान से लिख दिया है, देखो तुम्हारे लिए। इस 18% का डिवीजन है, 74% तो तुम समझ गए सिन्हाला स्पीकर, ये हो गया कंफर्म, बट ये 18% में आगे डिवीजन है। क्या डिवीजन है? देखो ये 2, 13% लोग, ध्यान से समझो, इस 18 में से 18 के अंदर में 13% एसएलटी हैं और 5% इंडियन तमिल है। एसएलटी का मतलब श्रीलंकन तमिल, ये ओरिजिनल तमिल्स हैं जो श्रीलंका के ही तमिल्स हैं, बट 5% इंडियन तमिल्स हैं जो इंडिया से गए हैं वहां पे। चलो अब नीचे आते हैं, यही लिखा है कि श्रीलंकन तमिल जो हैं वो हैं अपने 13%, और जो इंडियन हैं जिनके फोर फादर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं वो सारे इंडियन तमिल्स हैं 5%। अब आओ चलो एक बार मैप पे देख लेते हैं कि श्रीलंका में चल क्या रहा है, श्रीलंका कैसा है मैप में। देखो ये रहा अपना श्रीलंका का मैप, जैसे हमने बेल्जियम का मैप समझा था, ठीक। ये जो येलो है, ये वाला, ये येलो इतना ज्यादा रीजन दिख रहा है ना, ये येलो 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 येलो,
ये इतना बड़ा रीजन सोच रहे हो, ये इतने बड़े रीजन में जो येलो येलो दिख रहा है यहां पर इतनी पॉपुलेशन बोलती है क्या, सिन्हालीज लैंग्वेज, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। फिर ये जो बॉर्डर पे ये ईस्ट साइड पे ये रेड वाला है, ये है श्रीलंकन तमिल। यहां पे देखो ध्यान से, ये येलो तुमने समझ लिया, येलो समझ लिया आपने। फिर ये जो रेड है श्रीलंकन तमिल हो गए, ये रेड वाले, ठीक है, ये वाले। फिर इंडियन तमिल से ब्राउन वाले, देखो छोटा छोटा ये जो ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं ना, ये है इंडियन तमिल, जो काफी कम थे, ये 5% थे, और श्रीलंकन तमिल 13% थे। श्रीलंकन तमिल 13%, ये 5%, और ये थे 74%। और ये डॉट, छोटा सा डॉट, ये मुस्लिम, यानी इतनी कम पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो ये बीच बीच में डॉट दिया हुआ है। तो ये हमने समझ लिया श्रीलंका की पॉपुलेशन को, श्रीलंका के मैप को। ऊपर आओ, अभी समझेंगे श्रीलंका के बारे में, और यार बिल्कुल परेशान मत हो। हमने तो समझ लिया कि कितने लोग हैं, क्या लैंग्वेज बोलते हैं, बट अभी हमने इनके रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। रिलीजन के बारे में भी ध्यान से समझ लो। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर, 74% क्या थे, साफ साफ लिखा है यार तुम्हारे सामने, बुद्धिस्ट। कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज्म को। फिर तमिल्स में कौन कौन से थे, मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। फिर अबाउट 7% वर क्रिश्चियन, जो बोथ लैंग्वेजेस बोलते थे, तमिल एंड सिन्हाला। नाउ अब देखो कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन आगे कैसे बिगड़ती है श्रीलंका के अंदर, जो है अपना टॉपिक नंबर 2। बट बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस टॉपिक 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में अपने फ्री ऐप पढ़ ले अक्षय पर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल जरूर कर लेना। नोट्स भी वहीं पे है, वर्कशीट भी वहीं पे है, यहां तक कि फ्री सैंपल पेपर्स भी उसी ऐप पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ो टॉपिक 2 पे, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल अपने पास टाइम नहीं है। टॉपिक 2 पे आ जाओ, मेजॉरिटेरियनिज्म देखते हैं। सबसे पहले देखने से पहले मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब तो कोई बताओ, जल्दी देखो मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है। यह है अपना एक ग्लॉसरी वर्ड, और मैं तुम्हें यही डिफिनेशन बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट यही डिफिनेशन तुम्हें लिखनी है अगर वेरी शॉर्ट में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटेरियनिज्म? तो अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द मिनॉरिटी। क्या मतलब है कि एक ऐसा बिलीफ कि सिर्फ जो मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है वही रूल करेगी अपने मन के अकॉर्डिंग। जो पॉपुलेशन में ज्यादा है वो जैसे मन वैसे कंट्री को रूल कर सकती है, माइनॉरिटी की नीड्स और विशेष को इग्नोर करके। इस बिलीफ को कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ये श्रीलंका में क्यों था? आया ही ये तब से जब से एक एक्ट पास हुआ 1956 में। क्या था इस एक्ट में? ऐसा कौन सा एक्ट पास हो गया था 1956 में? तो उस एक्ट में कुछ कुछ चीजें बताई गई। क्या क्या चीजें, ध्यान से समझो कि सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। अब जो 74% है ना, यानी जो ज्यादा पॉपुलेशन में है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, उनको ही बना दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी जो तमिल वाले जितने भी लोग थे उनको डिसरिगार्ड किया गया, उनको इग्नोर किया गया। और बोला गया कि ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, कि सिर्फ अब बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करो और बुद्धिज्म को ही फैलाओ। और फॉलो कौन कर रहा है बुद्धिज्म को? ये 74% पॉपुलेशन। तो बाकियों के रिलीजन को इग्नोर किया गया। फिर ये सारा चीजें जब हो रही थी तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज में सब कुछ फेवर किया गया सिन्हाला एप्लीकेंट को। तो 3 पॉइंट हो गए, लैंग्वेज वाला, गवर्नमेंट पॉइंट वाला, और ये अपना बुद्धिज्म वाला। तो अब ये देखेगा कोई भी यार तो उसे बुरा लगेगा कि अपने ही कंट्री में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या क्या किया? दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिसीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। उन्हें लगा कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर की कोई चिंता नहीं करता है, तो उन्होंने अपनी कुछ कुछ चीजें की। जैसे दे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उनकी लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया था, तो उनकी लैंग्वेज को बिल्कुल तुम लोग ध्यान दो, इसलिए उन्होंने क्या किया? स्ट्रगल्स करी, पार्टीज बनाई। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि दे डिमांडेड इक्वल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स। इक्वल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब एंड एजुकेशन। जैसे एजुकेशन हो चाहे जॉब्स हो, हमारी इक्वल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बिल्कुल किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जो कि 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट करो जो सिन्हाला रिलीजन से हैं, सिन्हाला लैंग्वेज से हैं और बुद्धिस्ट रिलीजन के। तो अब इन्होंने थर्ड अपनी डिमांड ये भी बोली कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट एरिया दे दो नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में, जो है तमिल इलाम। इलाम मतलब स्टेट। नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में क्यों? क्योंकि वहीं तो रहते हैं। ये देखो श्रीलंकन तमिल रेड पार्ट कहां रह रहा है? नॉर्दर्न और ये ईस्टर्न। तो जिस एरिया में रहते हैं वहीं उन्होंने कहा कि एक अलग बना दो अपना, हमारा खुद का। तो अब ये डिस्ट्रस्ट की वजह से काफी ज्यादा बवाल होता है। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? अब
बिल्कुल ध्यान से समझो, जब एक कंट्री के अंदर आपस में वॉर हो जाए तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। बिल्कुल एक कंट्री के अंदर ही हो जाए ऐसा कुछ कि एक वॉर लगने लग जाए तो सिविल वॉर हो गई, कई सारे लोग मारे गए, बहुत बुरा हाल हो गया। अट क्यों यार, जब यहां पर श्रीलंका में भी वही हाल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हाल है, और बेल्जियम में भी, तो क्यों श्रीलंका में बवाल हो जाता है बट यहां नहीं होता है बेल्जियम में, वही देखते हैं। Accommodation in Belgium, which is our topic third। देखो कि बेल्जियम में बवाल क्यों नहीं हुआ, ध्यान से देखो। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया। क्या डिफरेंट किया, ध्यान से समझो, कुछ चेंजेस किए, कुछ चीजें लाई। जैसे सबसे पहला चीज, सबसे पहले ये जान लो कि उन्होंने 1970 से 1993 के बीच 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, 4 बार कुछ कुछ अमेंडमेंट लाए, ठीक है, बीच बीच में अमेंडमेंट लाए, लॉज बनाए जिससे सारी कम्युनिटी सही से रह सकें। जिसमें उन्होंने सबसे पहली चीज क्या की कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। देश में जो 2 लैंग्वेजेस है ना, तो उन 2 लैंग्वेजेस के इक्वल मिनिस्टर रहेंगे हमारी गवर्नमेंट में, कि अगर डच के 5 मिनिस्टर हैं तो फ्रेंच स्पीकिंग भी 5 मिनिस्टर्स रहेंगे। फिर सम स्पेशल लॉज, कुछ स्पेशल लॉज अगर आते हैं, कोई नए लॉज अगर बन रहे हैं तो दोनों साइड से सपोर्ट होना चाहिए, 5 इनके मिनिस्टर भी सपोर्ट करने चाहिए और इनके भी, यानी डच वाले भी और फ्रेंच वाले भी, ताकि कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली ना लिया जा सके, यूनि मतलब अकेले। फिर मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, कई सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफर कर दी गई स्टेट गवर्नमेंट में। बट ध्यान रखना, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, यानी इस पे डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी, ना ही इसके नीचे हैं। वो एक अलग इंडिपेंडेंट पावर्स रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट की ये अलग पावर्स रहेंगी। बिल्कुल सही तरीका है कि नहीं है। एग्जाम्पल है कि अगर बॉयज एंड गर्ल्स तुम्हारे क्लास में लड़ाई कर रहे हैं कि गेम पीरियड में बैडमिंटन होना चाहिए, बॉयज कह रहे हैं कि क्रिकेट होना चाहिए, गर्ल्स कह रही है बैडमिंटन, तो रूल ऐसा ला दो कि 15 मिनट बैडमिंटन होगा और 15 मिनट क्रिकेट, जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो। वही यहां पर भी हो रहा है सिमिलरली। अब ब्रुसेल्स जो था वहां पर तो अलग सीन है, तो ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई जहां पर दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहां पर भी रखी जाएगी, जैसे ये कैपिटल में रखी गई थी। चलो अब अगला पॉइंट कि द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अब फ्रेंच स्पीकिंग ने कंट्री में एक्सेप्ट कर लिया तो वहां कैपिटल में भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो वहां पर तुम मेजोरिटी में हो, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे, तो यहां पर भी सेपरेट गवर्नमेंट रहेगी जहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे। ये है एक पिक्चर। ये पिक्चर क्या दिखा रहा है, देखो, यू विल नोटिस दैट द प्लेस नेम्स एंड डायरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस, फ्रेंच एंड डच, 2 लैंग्वेज में है, फ्रेंच में डच में, दोनों में। इस तरह की चीजें फॉलो की गई कि कोई भी चीज में एक लैंग्वेज की सुप्रीमेसी हमें नहीं दिखानी है। एक और चीज, एक और बहुत स्पेशल चीज की गई कि इसके अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखो जैसे अगर मान लो कि ये अगर एक कंट्री है, ठीक है, ये मैंने जो पर्पल से दिखा रखा है यार, ये अगर एक कंट्री है अपनी, वही बेल्जियम, तो उसके अंदर 3 चीज है, डी डच बोलने वाले, एफ फ्रेंच बोलने वाले और जी जर्मन बोलने वाले। तो तीनों की अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी लोकल लेवल पे, जिसको बोल रहे हैं थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, डच की अलग, फ्रेंच की अलग एंड जर्मन स्पीकिंग की अलग। नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं भी रहते हो कंट्री में, उनकी एक अलग लोकल गवर्नमेंट रहेगी जो उनकी बात सुनेगी। कौन कौन से इशूज पे, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। देखो बहुत ज्यादा यहां पर भी कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन इन्होंने अच्छे लॉस बनाए। फिर बाद में जब कई सारी कंट्रीज एक साथ आई और यूरोपियन यूनियन बना, तो ब्रुसेल्स को ही हेडक्वार्टर चुना गया। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कहां था हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम। फिर देखो ये नीचे आया है कि कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ो और देखो कहां पे कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हो रहा है तुम्हारी कंट्री में। तो एक बहुत रीसेंट एग्जांपल है यार, एक स्टेट में बहुत ज्यादा बेकार हालत थी हमारे नेशन के ही, जिसको मीडिया ने सही तरीके से कवर नहीं किया, जिसको तुम कमेंट करके नाम बता सकते हो मुझे। नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे मेजॉरिटी की वजह से खराब हो गया श्रीलंका, सही हो गया बेल्जियम, और अगला क्या है अपना टॉपिक। बढ़ने से पहले देखते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। उसके पहले आता है एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों जरूरी है, बताओ क्यों जरूरी है। इसको हम समझेंगे 2 तरह से।
एक है प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं और एक होते हैं सेकंड टाइप ऑफ रीजन मॉरल रीजन। देखो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है प्रैक्टिकल रीजंस, कॉशियस रीजन कि लेने बहुत जरूरी है। दूसरा मॉरल का मतलब होता है एथिकल कि मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड यार होने ही चाहिए ये रीजंस। तो पहले प्रूडेंशियल रीजन समझ लो कि प्रैक्टिकल रीजंस क्या क्या हैं, क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इट इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। समझे, इनस्टेबिलिटी नहीं होगी इससे। इट इज अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एंड देन द थर्ड इज कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी, ये हो गया सेकंड। थर्ड हो गया ये, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ नेशन। अगर आज अपने कंट्री में हिंदूज ज्यादा पॉपुलेशन में है और मुस्लिम्स कम पॉपुलेशन में है, अगर शॉर्ट रन में तो ये अच्छा लगेगा कई लोगों को, बहुत लोग सपोर्ट भी करेंगे कि हिंदूज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, उनकी बात सुनो। बट लॉन्ग रन में ये हिंदू मुस्लिम की यानी कंट्री की, हिंदू मुस्लिम मिला के कंट्री बने, कंट्री की यूनिटी को अंडरमाइन करता है, गिराता है। ये ऐसा यहाँ पे थर्ड पॉइंट कह रहा है। चलो अब देखते हैं कुछ मॉरल रीजंस। मॉरल रीजंस क्या है? नंबर 1 सेकंड यानी कि मॉरल रीजंस क्या क्या है? नंबर 1 क्या है अपना? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यार डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? जब पावर शेयरिंग ना हो तो पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। सेकंड, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु टू लिव विद इट्स इफेक्ट। कि पावर शेयरिंग से पावर किस किस में बढ़ जाती है? पावर क्यों बढ़ जाती है? कि इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, उनके बीच पावर बढ़ती है क्योंकि जो लोग अफेक्टेड होते हैं पावर की एक्सरसाइज से। कि पावर जब लागू की जाएगी, यानी कोई कानून मान लो अगर लागू किया जाएगा तो वहां पे पीपल होंगे अलग अलग, अब वो इफेक्ट होंगे उससे, ठीक। तो जिन पर इफेक्ट पड़ रहा है उन्हीं के बीच पावर बांटी जाती है। पीपल ही जाकर तो बनते हैं ना मिनिस्टर्स, जिनमें पावर बढ़ती है। फिर थर्ड, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, यानी लोगों के पास अपना राइट होता है, उनसे पूछने का राइट होता है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों से पूछा जाता है कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, कैसे उनपे राज हो, कैसे उनपे शासन चले, गवर्नमेंट उनके कैसे सब कुछ करे, उनका राइट होता है। कैसे? क्योंकि वोट करते हैं हम यार, बिल्कुल ऐसा साइकिल बनी होती है। इधर मान लो अगर 30 पीपल हैं, ठीक है, जो वोट कर रहे हैं, वोटिंग पीपल, ठीक है, और इधर अपनी गवर्नमेंट, तो ये वोट करके गवर्नमेंट को लाते हैं और बताते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, अपना देते रहते हैं फीडबैक, और गवर्नमेंट फिर उसके हिसाब से पॉलिसीज बना के इन्हीं लोगों पे रूल करती है। देन ये दोनों रीजन हमने पढ़ लिए। अब देखो नीचे आओ, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। यहां पर मैं तुम्हें ब्रीफली बता देता हूं कि डच मीडियम स्कूल है और जहां पर फ्रेंच स्पीकिंग काफी ज्यादा लोग हैं, बट फ्रेंच स्पीकिंग कम लोग हैं, और वहां पर मेजोरिटी, एनडी से याद कराया था ना कि नॉर्थ में मेजोरिटी लोग क्या बोलते हैं? डच। तो आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, किसके पेरेंट मानेंगे और क्यों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पेज है खाइल्स डिलेम्मा, इसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं, बट हम इस पर बेस्ड एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है ये केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसको जरूर आंसर करना कमेंट में। चलो फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग कैसे कैसे हो सकती है? देखो पहले माना जाता था कि पावर एक आदमी के पास कंसंट्रेटेड रहे, एक ही आदमी राजा बना रहे, ठीक है। फिर आगे बिलीफ चेंज हुआ और पावर बंटने लग गई। कैसे, किस किस तरह से? देखो नंबर 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। कहां पे? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर एक एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकता है, चेक एंड बैलेंस वाली गवर्नमेंट होती है। कैसे? 1 2 और ये 3, मान लो ये 3 चीज है, तीनों बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं एक दूसरे के, यानी एक लाइन पे होते हैं, तीनों के तीनों एक लाइन पे होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। जैसे अपने पास है 3 चीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जैसे जुडिशरी, तीनों अगल बगल हैं बट कोई एक के नीचे नहीं है, तीनों एक ही लाइन पे है, यानी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। ये इसको चेक कर सकता है, वो उसको चेक कर सकता है। कैसे? देखो जुडिशरी, यानी अगर कोई लेजिस्लेटिव होता है अपना पार्लियामेंट, कोई भी मान लो लॉ पास हुआ, उससे आप खुश नहीं हो तो ये चैलेंज कर सकते हो जुडिशरी में, यानी लॉ में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अगर इस लॉ में कुछ गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चेंज करने को बोलेगा। फिर जो नया अमेंडमेंट होगा, नया लॉ पास करेगा, वो तुम्हारी एग्जीक्यूटिव जो है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वगैरह, वो सब उनका पालन करवाएगी नए लॉ का। तो ये तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस होते रहते हैं, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स
एंड रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। चलो आगे आओ। सेकेंड टाइप इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल में क्या होता है? सच गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर पूछा जाए कि किस टाइप के पावर शेयरिंग को फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो होता है वर्टिकल, जहां पर डिफरेंट लेवल्स में बांटा जाता है कि एक इस टाइप का लेवल बना दिया, ठीक है, ये नंबर 1 रहेगा, नंबर 1 पोजीशन, फिर नंबर 2 पोजीशन एंड देन नंबर 3rd पोजीशन, अलग अलग लेवल पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक है जो इंडियन गवर्नमेंट है, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर अलग अलग स्टेट्स में होते हैं कई सारी स्टेट गवर्नमेंट, फिर नीचे कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो जिला पंचायत हो गई या लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, वो सारे हो गई लोकल गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा वही चीज नीचे लिखी हुई है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। सीरीज का नाम नहीं है, पंचायत असल में होती है, जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता है, और अगर नहीं भी रहते हो तो यू शुड नो। नाउ थर्ड, पावर मे बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कई सारे सोशल ग्रुप में भी पावर बटी होती है। देखो, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे रिलीजियस का मतलब होता है रिलीजन के बेस पे, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज के बेस पे कोई ग्रुप बना है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में यही कर रही थी, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स की गवर्नमेंट थी। इंडिया में हमारे सोशली वीकर सेक्शन को, वुमेन को कैसे सपोर्ट किया जाता है? कुछ रिजर्वेशन देके, जैसे 1/3 सीट्स वुमेन के लिए है। कहां पर? लेजिस्लेटर्स में यानी गवर्नमेंट में, और एडमिनिस्ट्रेशन में यानी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें। चलो आगे देखो, दिस अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द अरेंजमेंट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज, क्या लिखा है, अदरवाइज वुड फील एलाइनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि अगर ये ना किया जाए, वो सोशली वीकर सेक्शन है, वो गवर्नमेंट में नहीं आ पाएंगे, उनका कोई से नहीं रहेगा, तो वो एलाइनेटेड फील करेंगे, जैसा श्रीलंका में के साथ हुआ। फोर्थ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। कैसे? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हें देता हूं। क्या क्या लिखा है? पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। अब प्रेशर ग्रुप क्या हो गया? कई सारे ग्रुप हैं, जैसे वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, अपने यहां पर है इंडिया में। फिर कई सारे गवर्नमेंट के ग्रुप्स होते हैं, ये तो वीएचपी हो गया, रिलीजियस ग्रुप। फिर अपना है FICCI, जो है बिजनेसेस का ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे, जिसके कहने पर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है प्रोटेस्ट के थ्रू, जिनसे इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन। इन डेमोक्रेसी सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। अब अगला कैसे, यहां पर तो हमने समझ लिया कि प्रेशर ग्रुप में और मूवमेंट में कैसे होता है, बट पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे बढ़ता है पावर। देखो, अगर गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ और वोट एक पार्टी को, ABC पार्टी है, ABC, 30 मिल गए एक को वोट, 30 मिल गए एक को वोट, और एक को 10 मिले, तो ये दोनों को तो गवर्नमेंट बन नहीं सकती। तो क्या होगा कि 30 और 10 ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, A+C, ये दोनों मिल करके गवर्नमेंट बना लेंगे, ये हो गया कॉलिशन गवर्नमेंट, और दोनों आपस में मिल करके सरकार चलाएंगे, ठीक है। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, एंड दस शेयर पावर। नीचे जो ट्रेड, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, फार्मर, ये सबका ग्रुप है, ये मैंने ऊपर समझा दिया एग्जांपल के लिए कि FICCI इज द ग्रुप। नीचे आ जाओ, चैप्टर होता है खत्म। इस वाले केस का भी आंसर मुझे चाहिए। नीचे ध्यान से इसको पढ़ लेना पॉज करके, नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट ऊपर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमने जो देखा, ये वाला, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट जब आए थे रशिया, यहां पर हुआ क्या है, यहां पर दिखाया गया है कि ये देखो, ये डेमोक्रेसी, यहां पे क्या लिखा है, डेमोक्रेसी, कि कैसे डेमोक्रेसी की जो ये देखो ये लगाम है, रोप्स, इनको कौन कंट्रोल करते हैं, जो मेन लीडर है, ये पुतिन और बश, यानी कि प्रेसिडेंट, जो टॉप लीडर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं डेमोक्रेसी को। देन एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपना जो ये था कार वाला, यार ये कार कौन सी मॉडल है, तुम बताओ। यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए मोदी और राहुल लिखा है, फॉर जस्ट और एग्जांपल, कि अगर मान लो कि कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है, दो ऐसे लीडर के बीच जो बिल्कुल अपोजिट सोच के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने कंट्री के मिस्टर मोदी और राहुल, तो इन दोनों की गवर्नमेंट जब बनेगी तो क्या होगा ना, अगर ये जो गाड़ी है ये गवर्नमेंट है, तो ये स्टीयरिंग दोनों हो जाएंगे, दोनों की आइडियोलॉजीज, ये अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे और ये अपने हिसाब से कंट्री चलाना चाहेंगे, जिससे काफी कॉन्फ्लिक्ट होगा। यही यहां पे दिखाया गया है कि प्रॉब्लम्स इन रनिंग अ कोalition गवर्नमेंट,
जहां पर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। तो खत्म होता है चैप्टर, इसके प्रॉपर नोट्स जिसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है, निमोनिक्स भी है कि कुछ रटना ना पड़े, और वर्कशीट जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड है, सब कुछ है। और तो और क्विज जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइमर के साथ दिए हुए हैं। अपने फ्री ऐप पढ़ले अक्षय पे और वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पे मिल जाएंगे। तो करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ देगी, सीरीज मिस ना हो, अगली वीडियो भी देखना, जाने जा पढ़ ले।